आज की क्लास में हमें करना क्या है, ध्यान देना, विलयनता करना है। विलयनता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, विलयनता की बजाय थोड़ा सॉल्युबिलिटी बोलना आसान काम है, तो ध्यान देना। कहेंगे यहाँ पे कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी विलयन की जो विलयनता है, यानी ठोसों की अगर द्रव में बात करें तो हम ये कहेंगे कि किसी निश्चित ताप पर वह अधिकतम मात्रा या मोल्स जो किसी ठोस पदार्थ की 100 ग्राम विलायक या 1 लीटर विलयन में घुल सकती है, उसे बोलते हैं क्या, विलयनता। फिर से समझ लो। अरे अगर सपोज करो पानी ले लो विलायक के तौर पे, तो विलयन आपका कितना हो जाएगा, सपोज करो विलयन आपका कितना है, 100 ग्राम। आप 100 ग्राम विलयन है या 1 लीटर आपका विलयन। अब उसमें आपसे ये कहा जाए कि इसमें विलेय का मैक्सिमम कितना अमाउंट इसमें क्या हो सकता है, घुल सकता है। अब चाहे वो मोल्स में बात की जाए चाहे वो मास में बात की जाए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 100 ग्राम बिलियन में या 100 ग्राम विलायक में या फिर 1 लीटर बिलियन में मैक्सिमम कितना अमाउंट किसी भी विलेय का क्या हो सकता है, घुल सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलयनता बोलते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, अब इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, यानी 100 ग्राम विलायक के हिसाब से आप देखो कि भाई 100 ग्राम पानी में कितना चीनी मैक्सिमम घुल सकती है, वो उस विलयन की क्या हो जाएगी, विलयनता हो जाएगी। तो 100 ग्राम, ये तो ये बात हो गई। ये वैसे जो यूज होती है विलयनता 100 ग्राम में, ये प्रयोगशाला वगैरह में यूज होती है। एक होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आप जानते हो क्या होती है, सांद्रता होती है क्या, मोलरता। तो मोलरता में आप कहते हो कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के कितने मोल्स मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, बिलियन की बिलियन। अगर मैं ये कहूं कि किसी सॉल्यूशन की विलयनता क्या है, 2 मोल पर लीटर है, इसका मतलब ये है, ये विलयनता है, कंसंट्रेशन नहीं है उसकी, उसकी क्या है, विलयनता है। विलयनता का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में 2 मोल से ज्यादा उस स्पेसिफिक अमाउंट में क्या हो सकता है, घुल ही नहीं सकता है। तो ध्यान रहे, फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं, एकदम ध्यान देना। किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, या उसे कह सकते हैं हम एचटीपी या एनटीपी, यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट में, मतलब अगर एक सॉल्यूशन लिया है आपने तो स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब हो गया एग्जैक्टली फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 100 ग्राम 1 लीटर जितना भी लिया आपने, उसमें विलेय के कितने मोल्स मैक्सिमम घुल सकते हैं, उसी को हम उस सॉल्यूशन के क्या बोलेंगे, विलयनता बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब यहां ध्यान देना, कह रहा था एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल गई हो, उसे पदार्थ की विलयनता कहते हैं। सेम बात है, ठीक है। विलयनता की इकाई यहाँ पे मोल पर लीटर है। ठीक है, एक बात ध्यान देना, कह रहा है वे विलयन जिनमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलयन को आप क्या करते हो, 2 भाग में डिवाइड कर लेते हो, संतृप्त और असंतृप्त। तो आप ये कह सकते हो कि संतृप्त का मतलब वो होता है कि जिसमें और अधिकतम मात्रा आप क्या कर सकते हो, घोल नहीं सकते। वो विलयन जिनमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, ये तो गलत हो जाएगा, घुली हुई नहीं हो, जिसमें घोल सकते हो वो तो हो जाएगा आपका असंतृप्त। जिसमें क्या कर सकते हो और विलय घोल सकते हो उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त। और जिसमें और अधिक नहीं घोल सकते उसको बोलते हैं संतृप्त। ठीक है, तो ध्यान रहे, जैसे पानी ही आप बना रहे हो, सपोज करो शरबत बना रहे हो, चीनी डालना आपने शुरू किया, अब आप कह रहे हो कि इसमें ना मैक्सिमम मैंने इतनी चीनी तो ऐड कर दी है जो धीरे धीरे घुलती जा रही थी, लेकिन अब इसमें और चीनी मैं ऐड करके घोल नहीं सकता, और चीनी अगर मैंने डाला तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो इसका मतलब वो शरबत आपका कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है। और अगर डालते ही उसमें घुलना शुरू हो जाए तो आप उसे कह सकते हो वो क्या है, असंतृप्त है। इतनी बात क्लियर है। चलो, यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ ऐसे कारक, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके ठोस की विलयनता को प्रभावित करते हैं कि कितना अमाउंट उसमें घुलेगा, क्या नहीं घुलेगा, ये सारी बातें। तो सबसे पहले जो कारक है आपका वो है विलायक और विलेय की प्रकृति। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है आपको बात, जैसे सभी ठोस एक जैसे विलायकों में नहीं घुलते, ये बात सही है। समान ध्रुवता वाले पदार्थ आपस में घुलते हैं, ये भी ठीक है। जैसे
NaCl KCl ग्लूकोज जल में घुलते हैं, नेप्थलीन बेंजीन में घुलता है। अब यहाँ पे क्या है, इनके पीछे रीजन क्या है, कह रहा है समान समान को घोलता है। मैं समझाता हूं आपको। जानते हो पोलरता, पोलरता जानते हो, पोलैरिटी, दो चीजों में क्या पोलैरिटी जानते हो, यानी क्या होना, जैसे चुंबक होता है ना वो दो ध्रुव में कन्वर्ट हो जाता है, ध्रुवी विलायक कह लो। ध्रुवी का मतलब कि जिसमें क्या होते हैं, हमेशा दो ध्रुव होते हैं। जैसे मैग्नेट होता है ना, उसमें दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, यही होता है ना, उत्तर दक्षिण। ऐसा ही सेम तरीके से भाई कंपाउंड्स में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, आयनिक होगी क्या, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे Na+ और Cl-, ये लिखे तो जाते हैं NaCl, लेकिन इसमें एक धनायन और एक ऋणायन रहता है, तो हमेशा ये चार्ज रहता है। ये क्या है आपका, ध्रुवीय कंपाउंड है। तो जब इसे किसी ध्रुवीय विलायक में घोलोगे ना तभी होगा। मतलब कहने का इनका यही था साफ साफ कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस उसी वाले सॉल्यूशन में, उसी वाले विलायक में आप उसे घोल सकते हो जो इसी तरह का होगा, यानी ध्रुवीय वाले को ध्रुवीय वाले में, अध्रुवीय वाले को अध्रुवीय वाले में। या ऐसे नॉर्मल इंग्लिश में कहूं तो पोलर को पोलर में केवल घोल सकते हैं और नॉन पोलर को नॉन पोलर में घोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेंजीन जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो बेंजीन में अगर आप नेप्थलीन बॉल घोल रहे हो तो घुल जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि यहाँ पे बात यह है कि दोनों के दोनों क्या है आपके, नॉन पोलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि नमक को पानी में घोल दें, घुल जाएगा, क्योंकि पानी भी ध्रुवीय है और नमक भी ध्रुवीय है। यानी किसी भी तरह का साल्ट हुआ, ठीक है, और किसी तरह का आपका क्या हुआ, कोई भी ध्रुवीय विलेय है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, ताप का क्या प्रभाव होता है, यानी टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो डिपेंड करता है, ताप विलयनता बदलती है, क्योंकि ठोस विलेय और विलायक के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ होता क्या है, किसी भी तरह की चीज को अगर आप क्या करोगे, घोलना शुरू करोगे, तो वो जो चीजें करता है, या तो ऐड करते ही घुलते ही उसमें से क्या होगी, हीट निकलने लगेगी, ऊष्मा निकलने लगेगी, एनर्जी निकलने लगेगी, या तो घोलते ही उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, या तो घोलते ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, या तो हो सकता है घोलते ही टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे किसी भी एसिड को, किसी भी क्या करोगे, अम्ल यानी एसिड को अगर आप पानी में डालोगे ना, तो डालते ही बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी वहां से निकलना शुरू होगी, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, ऊष्मा निकलना शुरू हो जाएगी। आप बीकर वगैरह टच करके देखोगे तो काफी गर्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी साल्ट को, वहीं पे अगर किसी साल्ट को, जैसे सपोज करो NaCl, NaCl है, अब अगर मैं पानी में डाल दूं, ठीक है, तो अगर मैं जैसे ही पानी में डालूंगा इनको, यानी हाइड्रेटेड साल्ट को, तो जैसे ही पानी में जाएगा ये घुलेगा, थोड़ी देर बाद देखोगे आप टच करके क्या हो जाएगा, बीकर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का टेम्परेचर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके तब ये घुला है, ठीक है। लेकिन एक जो हुआ, जो मैंने एसिड या अम्ल वाली बात कही, जब मैं उसे घोलता हूं तो वो जैसे ही घुलता है वैसे ही रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ताप का प्रभाव आपके अभिक्रिया के हिसाब से पड़ेगा। अगर कोई भी अभिक्रिया कैसी है, अगर कोई भी अभिक्रिया ऐसी है जहां पे उसे घोलने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो और ज्यादा घुलेगा, इसका मतलब ये है कि उस प्रोसेस में, उस अभिक्रिया में, रिएक्शन में हीट की जरूरत है, गर्म करने पे वो चीज घुलना शुरू होती है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो ध्यान रखना, उष्माशोषी अभिक्रिया कैसी होगी, उष्माशोषी यानी जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती होगी, ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयनता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन वहीं उल्टा होता है, कहां पे, उष्माक्षेपी में। उष्माक्षेपी में अगर आप बात करोगे, जहां पे घोलने पे एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है, जहां पे घुलने पे एनर्जी क्या होती है, निकलती है, हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो विलयनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एसिड है या बेस है, अगर आप उसके पानी में घोलना शुरू करते हो तो उसकी विलयनता तो जो भी है, सपोज करो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, जितनी भी घुलती है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया तो जो 100 ग्राम घुल रही थी उसकी बजाय 80 ग्राम ही घुलेगी।
इसका मतलब उसकी विलयनता क्या हो गई, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भाई एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें उष्मा निकल रही है, और जब उष्मा निकल रही है और आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलयनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो ये तो हो गया प्रभावित करने वाले आपके कारक। अब यहां ध्यान देना, वो तो था किसका, ठोस का द्रव में विलीनता, ठोस का द्रव में विलीनता या ठोस की सॉल्युबिलिटी थी। लेकिन यहां पे बात करेंगे किसकी, गैसों की द्रवों में विलीनता, यानी कि गैस भाई द्रव में कैसे डिजॉल्व होते हैं। जैसे पानी में बहुत सारी गैसेज क्या रहती हैं आपकी, घुली रहती हैं। तो यहाँ पे कैसे बात करेंगे, तो सबसे पहले बात कर सकते हो आप कि गैसें जल या अन्य द्रवों में सीमित मात्रा में घुलती, वही वाली बात संतृप्त और असंतृप्त वाली। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है कि कितना भी अमाउंट आप डालोगे और वो घुलता ही जाएगा। गैसें भी क्या होती हैं, सीमित मात्रा में ही घुलती हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट में, उसके बाद घुलना बंद हो जाती है। O2 गैस का जल में घुलना जलीय जीवों के जीवन हेतु आवश्यक है। ये आपको लोगों को भी पता है कि भाई जल में हमेशा क्या होती है, ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। वो H2O वाला वो नहीं, अलग से O2 जल में क्या रहता है, घुला रहता है। जो वहां में जलीय जीव जितने होते हैं, चाहे वो मछली हो आपकी, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का क्या हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है, या जो वो ब्रीथ करते हैं वो इसी की हेल्प से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक। इसका क्या मतलब है, तो कह रहा है किसी ताप दाब पर 1 लीटर विलायक में घुली गैस की मात्रा को, यानी 1 लीटर विलायक में किसी भी दाब ताप पर गैस की घुली हुई मात्रा को सामान्य दाब ताप पर मापा गया आयतन कहलाता है अवशोषण गुणांक। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 लीटर आपका कोई भी विलायक है, किसी भी सामान्य दाब ताप पे अगर आपने क्या किया है, मीजर किया कि कितना गैस उसमें घुली हुई है, उसका आयतन ही क्या होता है, अवशोषण गुणांक होता है। ठीक है, वैसे यह विलयनता निकालने का एक वैज्ञानिक तरीका है कि हम क्या करते हैं, किसी भी अगर मतलब विलायक में हमें पता करना है कि किसी भी गैस की विलयनता कितनी है, तो हम 1 लीटर में क्या करते हैं, गैस घोल देते हैं और घुली हुई गैस का आयतन निकाल लेते हैं। वही आपका क्या हो जाता है, विलयनता हो जाता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। चल ध्यान देना, कौन कौन से फैक्टर होंगे भाई। जैसे हमने ठोस में बात करी थी कि क्या भाई, प्रकृति ठोस और द्रव की, यानी विलेय और विलायक की, और फिर हमने टेम्परेचर की बात की थी। वहां पे प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रहे बेटा, कि जो द्रव का द्रव में विलयन और ठोस का ठोस में विलयन, या ठोस का द्रव में विलयन, इसमें ना कभी भी टेम्परेचर का फर्क नहीं, अरे टेम्परेचर कह रहा हूं, प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से विलयनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि ये चीजें कंप्रेसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आप दबाओगे तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा या कुछ भी होगा। द्रव और ठोस का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो। ठीक है, लेकिन ये चीजें प्रेशर बढ़ाने से आपका किसमें, गैसेज में फर्क पड़ता है। इसलिए गैस की जब द्रव में विलयनता की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, दबाव यानी प्रेशर का फर्क पड़ेगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कारक होगा। तो पहले बाकी सारे कारकों की बात कर लेते हैं। जैसे गैसों की प्रकृति, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब किसी भी गैस को किसी विलायक में आप क्या करोगे, घोलना शुरू करोगे ना, किसी भी गैस को जब किसी विलायक में घोलना शुरू करोगे, और अगर सपोज करो वो विलेय यानी वो गैस अगर विलायक के साथ रिएक्शन करने लगती है, तब तो वो बहुत ज्यादा घुलनशील हो। अगर कुछ ऐसा है कि जैसे ही गैस आपने घोला, गैस विलायक के साथ अगर रिएक्शन करने लगती है, तब तो क्या होगा, वो ज्यादा घुलनशील होगी। जैसे NH3 HCl HBr SO2 CO2, जैसे ही हम जल में इन्हें घोलते हैं, ठीक है, तुरंत ये जल के साथ क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। तो कोई भी चीज जब रिएक्शन करने लगती है तो वो जरूरत से ज्यादा घुलती है। ठीक है, इसी तरह से विलायक की प्रकृति की बात कर ले। कह रहा ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं और ध्रुवीय विलायक में कम। वही सेम बात, जैसे यहाँ पे HCl है, ये भी क्या है आपका एक ध्रुवीय विलेय है। HBr ध्रुवीय है, SO2 आपका ध्रुवीय है, CO2 आपका अध्रुवीय है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में क्या होते हैं, ज्यादा घुलते हैं। ठीक है, जैसे HCl हो गया, NH3 हो गया, ध्रुवीय गैसें हैं जो H2O में अधिक घुलती हैं, लेकिन CCl4 में नहीं घुलती। ठीक है, तो वही वाली बात।
ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? ये बहुत सिंपल बात है, आप सोच के देखो, एक गैस को आपको घोलना है द्रव में, और गैस के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, बहुत तेजी से गति करते हैं। तो अगर इन्हें घोलना है तो गैसेज को कहाँ ले आना है? लिक्विड में ले आना है, द्रव में ले आना है। तो टेम्परेचर का बहुत रोल है। जब आप क्या करते हो, किसी भी गैस को द्रव में घोलते हो ना, तो हमेशा उष्मा मुक्त होती है, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है उष्मा क्षेपी में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विलयनता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब गैस को अगर घोलना है तो आपको हमेशा टेम्परेचर क्या करना होगा? कम रखना होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से विलयनता क्या होती है? कम होती है, यानी घुलनशीलता घटेगी, ठीक है। तो ध्यान रहे, चौथा कारक है आपका विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। हाँ, अगर इसमें कुछ और भी चीजें, जैसे विलायक अगर पानी आपका बिल्कुल प्योर नहीं है, उसमें ऑलरेडी और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं आपको, किसी भी चीज का ना बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने का सबसे सही तरीका होता है क्या करना? पता करना, मतलब जैसे पता करना कि पानी आपका प्योर है कि नहीं, तो हम सीधा पानी का क्या निकालते हैं? बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं? क्वथनांक निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसे सपोज करो, इसमें नमक डाल दो या कुछ भी थोड़ा अमाउंट में डाल दो और फिर उसे हीट करो, जिसपे वेपर में कन्वर्ट होने लगे। जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा तो पता है, प्योर वाला वाटर जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन रहा था, लेकिन अगर उसमें आपने नमक डाल दिया ना, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बनेगा ही नहीं, उससे ज्यादा टेम्परेचर में बनेगा, जैसे 101 पे, 102 पे, 103 पे ऐसे बनेगा। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये पानी ना प्योर नहीं है। अगर प्योर होता तो इसका क्या होता? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होता, 100 पे ही ये भाप बनने लगता। तो वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि अगर आपके विलायक में क्या हुआ, और भी चीजें अगर इसमें प्रेजेंट हुई, तो उसका गैस की विलयनता पे उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे नमक के विलयन में CO2 की विलयनता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब है, अगर पानी आपका प्योर है और अगर उसमें आप CO2 घोल रहे हो सकता है पहले आपका CO2 का 500 ml घुल गया, लेकिन अगर उसी में आपने नमक ऐड कर दिया तो हो सकता है 500 की बजाय अब क्या हो, केवल 400 ही घुले। इतनी बात समझ आ रही है? तो ध्यान रहे, अगर आपका विलायक बिल्कुल प्योर नहीं है, उसमें और भी चीजें प्रेजेंट हैं, तो उससे विलयनता पे प्रभाव पड़ेगा, यानी विलयनता किसी भी गैस की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पांचवा ध्यान देना, दाब का प्रभाव, ठीक है। दाब का प्रभाव अगर हम बात करें तो वैसे दाब के प्रभाव को हम अभी पढ़ेंगे हेनरी के नियम के हिसाब से। दाब बढ़ाने से विलयनता गैस की क्या होती है? बढ़ती है। आपको पता है, जब भी आप क्या करोगे, दाब बढ़ाओगे, तो दाब बढ़ाने से गैसेज क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं, यानी कंप्रेस होती हैं। और जब कंप्रेस होती हैं भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका क्या होगा? विलयनता बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखो, हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि दिया गया ताप पर किसी भी गैस की विलयनता गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो? इसका क्या कहने का मतलब है? इनका कहने का मतलब है, अगर किसी भी गैस के हम द्रव्यमान की बात करें तो वो उस लिक्विड पे, उस द्रव के ऊपर लग रहे प्रेशर के, यानी दबाव के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि अगर भाई दबाव बढ़ेगा तो गैस का ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान या ज्यादा से ज्यादा गैस आपकी क्या होगी? घुलेगी। इसे m इक्वल टू KP लिख सकते हो। के आपका क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती नियतांक कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है? समानुपाती नियतांक है। m इक्वल टू KP है, लेकिन बेटा ये तब यूज करोगे आप डायरेक्ट नॉर्मल, ठीक है। किस केस में यूज करोगे? यानी इसे तब यूज करना जब क्या होगा? केवल एक गैस की बात हो रही होगी। जैसे पानी में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन भी घुली रहती है, नाइट्रोजन भी घुली रहती है, CO2 भी। अगर आपको सबकी विलयनता की बात करनी है तो फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तब तो मोल अंश वाला लगाओगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन अगर ये अकेले की बात है तब m इक्वल टू KP आप लगा सकते हो। लेकिन ध्यान देना, अब ये फॉर्मूला थोड़ा डराइव कर लेते हैं, और बेटा ये वाला बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसके कंसेप्ट ना एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछे जाते हैं, या तो इसमें जो आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, या हेनरी आपका क्या है, नियतांक है, इससे पूछा जाता है, या ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या हेनरी का जो एप्लीकेशन होता है, यानी कार्य जो होगा वो भी पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कह रहा है यदि विलयन को विलायक में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी नियम के अनुसार, यानी जैसे अभी मैंने बात की, यहाँ पे हम बात द्रव्यमान की कर रहे थे, अब हम बात क्या करेंगे, मोल अंश की। तो पहले तो मतलब समझो, मोल अंश की यूज कर रहे हैं। जब एक ही द्रव या विलायक में एक से ज्यादा गैसेज घुलेंगी, जब एक से ज्यादा गैसेज घुलेंगी, तब वहां पे विलयनता हम उसके द्रव्यमान में नहीं रख सकते, तब विलयनता हम उसके क्या करते हैं, मोल अंश के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में रखते हैं, मोल अंश के। तो ध्यान रहे आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एक से ज्यादा गैसेज घुलेंगे किसी भी विलायक में, यानी कोई विलयन ऐसा बनाओ जिसमें आपके विलेय के क्या हो, 2-3 कंपोनेंट हो, यानी 2-3 अवयव घुले हो, तो उस केस में आसान क्या रहता है, मोल अंश यूज करना। ठीक है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे हर एक, अगर गैस की विलयनता जाननी है तो हम बात करेंगे, कहेंगे क्या कि उस गैस की वजह से उस विलयन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। तो पहले तो ये समझ जाओ कि आंशिक दाब क्या होता है। ये जो P यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। भाई दाब और आंशिक दाब में क्या फर्क है, तो समझो। सपोज करो यहाँ पे एक द्रव है, ठीक है, और ऊपर सपोज करो बहुत सारी गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे सपोज करो ऑक्सीजन भी है, N2 भी है और CO2 भी है। यहाँ आपने प्रेशर सपोज करो मेजर किया और वो आ गया कितना, 2 atm। अब ये जो 2 atm है ना, वो अकेले एक गैस की वजह से नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो 2 atm है वो अकेले एक गैस की वजह से नहीं लग रहा है। सपोज कर लो इसके 50 मॉलिक्यूल है, इसके सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स है, इसके सपोज करो 10 मॉलिक्यूल। तो भाई ये जो प्रेशर 2 एटीएम लग रहा है ना, ये 50, 100 और 10 यानी 160 मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है। पूरे 160 मॉलिक्यूल की वजह से जो इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है हीट करने से, इसी को हम क्या कह रहे हैं, टोटल प्रेशर कह रहे हैं, टोटल दबाव कह रहे हैं। लेकिन आंशिक दाब की बात क्या हो रही है, तो आंशिक दाब का मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे 2 एटीएम है ना, तो इस 2 एटीएम में हो सकता है हर किसी की वजह से अलग लगे। जैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक एटीएम जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा हो, N2 की वजह से। यहाँ पे जो 0.8 लग रहा हो वो सपोज करो O2 की वजह से लग रहा हो। यहाँ सपोज करो 0.02 जो लग रहा हो CO2 की वजह से लग रहा हो। तो कहने का मतलब ये जो मैंने चीजें ब्रेक करके लिखी 2 एटीएम में से अलग अलग, ये आंशिक दाब है। तो आंशिक दाब का मतलब होता है किसी भी विलयन में, यानी उसके सरफेस पे, उसकी सतह पे, ठीक है, उसी गैस की वजह से, उसी गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से कितना दबाव लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। यानी ये आंशिक दाब किसी एक अवयव की वजह से होता है। ठीक है, ये 2 एटीएम टोटल प्रेशर था, लेकिन ये 0.8 एटीएम ये क्या है, O2 का आंशिक दाब है। ठीक है, तो इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो अब ध्यान देना, अगर मैं किसी विलयन में किसी पर्टिकुलर गैस की विलयनता की बात करता हूं, तो मैं कहूंगा उसकी विलयनता जो होती है उसके आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती होती है। यानी P, अगर ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, विलयनता जो होगी वो क्या होगी, X गैस यानी मोल अंश होगी। तो कह सकते हो किसका, कि ऑक्सीजन गैस का जो आंशिक दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, O2 के मोल फ्रैक्शन या O2 के मोल अंश के। यहाँ समानुपाती का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KH। KH को हम बोलते हैं क्या, हेनरी नियतांक। ठीक है, KH क्या है हमारा, हेनरी नियतांक है, यानी ये कांस्टेंट है, इसकी बात ध्यान रखना। और यहाँ पे एक क्या है, ग्राफ है। ग्राफ क्या सजेस्ट करता है कि जब आप क्या करोगे यहाँ पे ग्राफ में अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, किसी भी गैस का आंशिक दाब, किसी भी गैस का आंशिक दाब यहाँ रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे, उसकी विलयनता। यहाँ पे क्या रखोगे, एक्स एक्सिस पे उसकी विलयनता रखोगे और वाई एक्सिस पे क्या रखोगे, उसका आंशिक दाब। तो जैसा मैंने बताया कि आंशिक दाब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस की क्या, विलयनता, यानी उस गैस के मोल फ्रैक्शन या मोल अंश के। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये जो बेटा स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, यही सजेस्ट कर रही है कि ये क्या होता है, KH। ये किसको बता रहा है, KH, यानी हेनरी नियतांक की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो सारे। चलो थोड़ा और बात कर लेते हैं इस पे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। हेनरी नियम के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, तो पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद करोगे, P इक्वल टू
KHX। P क्या है, किसी भी गैस का आंशिक दाब है, X क्या है, उसका मोल अंश है, और KH क्या है, हेनरी नियतांक है। हेनरी नियतांक जो है वो किसी भी गैस के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे हैं, जैसे कि हेनरी नियतांक की वैल्यू क्या होती है, KH की वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होती है। क्या होती है, टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज। जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस अगर सपोज करो आपका क्या है 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका KH अलग होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका KH अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हेनरी नियतांक की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक गैस के लिए तो फिक्स रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर बदलोगे तो हेनरी नियतांक की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, गैस टू गैस बदलती है। O2 के लिए हेनरी नियतांक अलग होगा, CO2 के लिए अलग होगा, NH3 के लिए अलग होगा, HCl के लिए अलग होगा। इसका मतलब हेनरी नियतांक गैस पे भी डिपेंड करता है और हेनरी नियतांक किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात और करते हैं कि भाई जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं P इक्वल टू KHX की, देखो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, X के, यानी बिलियनता के। किसके, बिलियनता के। अगर मैं P को फिक्स कर दूं तो ध्यान रखना KH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती नहीं है। मतलब इनवर्सली का कि भाई अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो X की वैल्यू कम हो जाएगी, KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी गैस के लिए हेनरी नियतांक की वैल्यू क्या है, पहले से ही पता है आपको, तो अगर वो वैल्यू जितनी बड़ी होगी इतना समझ जाना कि वो गैस उतना कम घुलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कंपेयर करने के लिए 2 से 3 गैसेज आपको लिख दी जाए और कहा जाए कि भाई इन तीनों का जो हेनरी नियतांक है वो अलग अलग है, ऐसे दे दिया जाए। एक का हेनरी नियतांक जो है, एक गैस का सपोज करो दे दे 1.5, एक का 2 और एक का 3, तो समझ जाना कि जिसके लिए हेनरी नियतांक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम घुलेगी, और हेनरी नियतांक की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसका सबसे क्या होगा, ज्यादा घुलेगा अमाउंट। ठीक है, तो बिलियनता हमेशा हेनरी कांस्टेंट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कम होने पे बिलियनता ज्यादा और ज्यादा होने पे कम। चलो कुछ बातें यहां और करना है आपको, जैसे दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इसकी लिमिटेशन की बात हो रही है, इसकी कमियों की बात हो रही है। लिमिटेशन का मतलब है आप लोग जानते हो एक सीमा की बात हो रही है कि यहां तक हेनरी लॉ क्या होगा, काम करेगा और इसके बाद काम नहीं करेगा। तो क्या भाई दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी लॉ नहीं लगेगा। फिर ताप स्थिर होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ताप बदलना नहीं चाहिए, अगर ताप बदला तो भाई KH की वैल्यू बदल जाती है। अच्छा, तीसरा, गैस का स्थिर विलीनता होनी चाहिए। गैस की विलीनता क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब एक तरह से ये है कि भाई विलेन मतलब लाइक जो विलायक है उसके साथ विलेय की रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो जाए। जो आपकी क्या है गैस, आप क्या कर रहे हो, किसी विलायक में आप मिला रहे हो तो वो कैसी हो, अनरिएक्टिव हो। अनरिएक्टिव का मतलब है भाई क्रियाशील ना हो, उसके साथ रिएक्शन ना करने लगे। रिएक्शन करने लगेगी तो फिर वहां पे भी हेनरी लॉ नहीं लगेगा। विलयन में गैस की अधिकतम द्रव या गैसों की विलीनता में समानता नहीं दर्शाती। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रहे आपको। लिमिट मैंने आपको बताई कि दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए और गैस की विलीनता स्थिर होनी चाहिए, गैस की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए आपके विलायक के। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये तो फिलहाल हमने थोड़ी बात कर ली, लेकिन जरूरी काम जो हमारा वो है न्यूमेरिकल। जब तक हम इसे नहीं करेंगे हमें बात समझ नहीं आनी। वैसे है तो ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल, बट थोड़ा करके देख लेते हैं क्या है चीजें भाई। दिमाग में ये फॉर्मूला ध्यान रखना, P इक्वल टू KHX। ठीक है, इसी से सब कुछ होना है। और मोल फ्रैक्शन जानते हो ना, यानी मोल अंश निकालना, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलो देखो, कह रहा है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी या घुलेगी। N2 का आंशिक दाब है 0 कितना 987 बार तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का
मान है कितना 76.48 किलो बार। तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, ये क्या है के एच की वैल्यू है, तो के एच लिख लो भाई, जो इंफॉर्मेशन है ये है 76.48 और बेटा यहाँ कर लेना 10⁻3, क्योंकि ये क्या है किलो बार है, किलो बार को बार में जरूर बदल लेना, ये गलती नहीं करनी। एक तो बातें हो गई। दूसरा क्या दे रखा है भाई, दूसरा आपको दे रखा है आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होता है, P होता है। ये किसका है, N2 का है। कितना है 0.987। ठीक है, ये भी पता है आपको। चलो, दो चीजें पता है। आपसे पूछ क्या रहा है, मिली मोल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, मिली मोल पूछ रहा है N2 गैस का। तो मिली मोल पूछ रहा है या मोल पूछ रहा है, वो तो यहां देख लेते हैं। ठीक है, तो मोल कैसे निकलेगा भाई, मोल तो निकालने के लिए क्या हो, मोल अंश। अभी यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तो ध्यान देना, यहां से हम निकाल सकते हैं मोल अंश। देखो क्या है, फॉर्मूला है आपका P इक्वल टू के एच एक्स। तो x निकल जाएगा बच्चों यहाँ से, P अपान में क्या हो जाएगा के एच। P कितना है आपका यहाँ पे, तो P है आपका 0.987 और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 76.48 गुणे 10⁻। ठीक है, यही होगा। ये तो आपका क्या निकल रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है, और x है क्या, x है क्या मोल अंश किसका, N2 का। अब अगर आप लोगों को याद दिलाऊं तो मुझे चाहिए मोल। ध्यान देना क्या करोगे, तो मोल अंश N2 का कैसे लिखते हैं, मोल्स N2 का और मोल्स किसका N2 का और प्लस मोल्स किसका। ये याद है आप लोगों को कि जब दो कंपोनेंट, ये क्या है विलयन है ना, विलयन किस में है, जल में है। अब जल में अगर है ये, तो जल में दो चीजें हैं, क्या क्या N2 और H2। कितना जल है भाई, तो 1000 ml है, 1000 ml है या फिर 1 लीटर। अब 1 लीटर है, 1 लीटर जल में N2 घोला गया, कितना N2 घोला गया ये नहीं पता हमें, लेकिन हाँ विलायक का अमाउंट जरूर पता है। ठीक है, और हमें यहां से मोल अंश पता चल गया है N2 का। N2 का मोल अंश हम यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.987 और यहाँ रख देंगे 76.48 गुणे 10⁻3। ठीक है, ये कर देंगे। अच्छा, हमें क्या मोल पता है N2 का, नहीं पता है। N2 का मोल तो हम ऐसे ही रख देंगे, यहाँ भी मोल N2 का हमें नहीं पता है तो हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, लेकिन H2O का मोल तो निकाल सकते हैं ना। H2O का मोल कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो कितना दे रखा है 1000 ml दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। अच्छा ये बताओ मुझे कि H2O की डेंसिटी क्या होती है, घनत्व कितना होता है, घनत्व होता है जल का 1 ग्राम, कितना होता है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब हुआ कि 1 ml का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, तो 1000 ml का कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आया कैसे निकाला हमने। तो अगर 1000 ग्राम हो जाएगा, कितना द्रव्यमान हो जाएगा किसका, पानी का। पानी का द्रव्यमान 1000 ग्राम हो गया, तो मैं क्या करूं, मोल कैसे निकलेगा, उसके मोलर द्रव्यमान से। तो पानी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18 होता है, तो 18 से इसे डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 55.55 मोल। इतनी बात समझ आ गई होगी सबको, यही बात यहाँ पे रख दो 55.55। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब इतनी बात क्लियर है तो पहले तो हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, पहले हम क्या करें, इसे सॉल्व करें, और फिर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो चीज नीचे होती है ना, एक विलायक में ना गैस बहुत कम डिजॉल्व होती है, बहुत कम घुलती है, इतना कम घुलती है ना कि डेसिमल का बहुत छोटा नंबर मिलेगा। तो इसलिए नीचे वाले को ना आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और इसे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, N ऑफ N2 यानी मोल्स ऑफ N2, और यहाँ लिख सकते हो क्या, केवल 55.55, क्योंकि ये क्या होगा बहुत कम होगा इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया, और इसे सॉल्व कर दो। चलो इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, यह आएगा 0.129 और गुणे 10⁻³ या फिर लिख लो 1.29 इंटू 10⁻⁴ और 10⁻⁴। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज जो लिखी है मैंने 0.0 आएगा, 0.0। चलो अब ध्यान देना,
ये चीज यहां लिखोगे, लिखने के बाद अब इसे क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या लिखोगे आगे कि मोल्स ऑफ N2 बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 55.55 गुणे 0.0129 और गुणे 10 की घात माइनस। ये क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया मोल्स, क्या आ गया बच्चों, मोल्स आ गया। ठीक है, अच्छा अगर ये मोल्स आ गया ना तो आप ध्यान देना, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा आपका वैसे कितना 0.716 गुणे 10 की घात माइनस 3, कितना आ रहा होगा 0.716 गुणे 10 की घात माइनस 3, इतना आ जाएगा बच्चों क्या, मोल्स। अच्छा ये अगर मोल्स आ गया ना तो अब आंसर में आपको क्या चाहिए था, मिली मोल चाहिए था ना, तो समझ जाओ ये जो 0.716 गुणे 10 की घात माइनस 3 है ना, ये 10 की घात 3 क्या होता है, मिली के लिए आता है। ठीक है, ये क्या है आपका मोल है, ये चीज हटा दो या 1000 से आप क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, मिली मोल आ जाएगा। क्वेश्चन में आपका यही पूछ रहा है 0.716 मिली मोल। ठीक है, ये आंसर। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बात समझ नहीं आई, जल्दी से बता दो, मैं रिपीट कर दूं नहीं तो फिर आगे। अब ना थोड़ी बात देख लो, मैंने आप लोगों को समझाया क्या क्या है, ठीक है, वो समराइज कर देते हैं। मैंने आपको समझाया हेनरी लॉ, हेनरी लॉ समझाया मैंने आपसे कहा कि मास क्या होता है, यानी द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आंशिक दाब के या गैस के प्रेशर के। हेनरी लॉ वैसे बताता क्या है, 2 मिनट लूंगा और सारी चीजें समराइज कर दूंगा, फिर आप बताना। ध्यान देना, द्रव में गैस की विलयनता की जब बात आती है तो हम हेनरी लॉ की बात करते हैं, क्योंकि हेनरी लॉ ही है जो बताता है कि किसी भी द्रव में कितना अमाउंट क्या होगा आपका, रिपीट होगा, या कितना अमाउंट आपका क्या होगा उसमें घुलेगा। ठीक है, तो चलो समझो, हम कहते हैं कि किसी भी द्रव में कोई भी गैस कितनी घुलेगी, ठीक है, ये बात तब पता चलेगा जब पता चले कि इसके द्रव के ऊपर कितना दाब लग रहा है उस गैस की वजह, इस गैस की वजह से इसके सरफेस पे, इसकी सतह पे कितना दाब लग रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि गैस कितना घुलेगी या गैस का कितना द्रव्यमान इसमें क्या होगा, घुला हुआ होगा, कितना इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, ये बात कौन बताता है, हेनरी लॉ। वो कहता है कि भाई इन दोनों में जो रिश्ता है वो क्या है, समानुपाती का है। समानुपाती का मतलब ये है कि अगर उस गैस का दाब उसके सतह पे बढ़ेगा तो वो गैस उतनी ज्यादा क्या होगी, घुलेगी। ठीक है, जैसे हवा में अगर बात करूं, आपके दिमाग में आए कि सर पानी में फिर कौन सी गैस ज्यादा घुली हुई होगी, तो बहुत आसान सी बात है, ऑक्सीजन है, N2 है और CO2 है। आप बताओ कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, कितनी है 71, ऑक्सीजन कितनी है 78, ऑक्सीजन कितनी है 21 है, ये कितनी है 0.03 अप्रॉक्स। तो सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन कितनी है 21% है। तो जो सबसे ज्यादा है इसका मतलब उसी की वजह से उस सतह पे दाब क्या होगा, ज्यादा लग रहा होगा, जिसकी वजह से दाब ज्यादा लग रहा होगा वो गैस पानी में क्या होगी, ज्यादा मात्रा में घुली हुई होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यही बात हेनरी ने समझाई। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब एक सिंगल गैस होगी तब तो ये लगा देना, तब क्या लगा देना, P = KH m लगा देना। द्रव्यमान के टर्म में तुम बात कर सकते हो, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा, जैसा कि मैंने बताया, दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे और एक नेचर पे। टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि एक ही गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बदल सकती है अगर आपने उसे अलग अलग टेम्परेचर पे क्या हुआ, डिजोल्व किया या घोला। ठीक है, लेकिन गैस टू गैस भी बदलती है, कि जैसे ऑक्सीजन के लिए हेनरी नियतांक की वैल्यू अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी और CO2 के लिए अलग होगी। यानी नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है और साथ साथ टेम्परेचर पे भी, दोनों चीजों में हेनरी नियतांक की वैल्यू बदलती रहती है। ये तो बात हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने और क्या बताया यहाँ पे, मैंने बताया कि KH की वैल्यू अगर किसी भी गैस के लिए ज्यादा है तो उसकी विलयनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी X की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए, कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगा, ध्यान रहे, अगर किसी भी गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा है तो विलयनता उसकी क्या होगी, कम होगी, यानी कम ही अमाउंट क्या होगा, पानी में घुलेगा आपका या किसी भी द्रव में घुलेगा। ये बात क्लियर है।
फिर मैंने कहा कि भाई ये फॉर्मूला तब यूज करना जब एक ही गैस घुली हुई होगी द्रव में, जब एक से ज्यादा गैस घुलेगी तब यूज करना P इक्वल टू KH(x). अब ये क्या है, x है आपका मोल अंश, ये क्या है आपका मोल अंश। इतनी बात समझ आ रही है, x आपका क्या है मोल अंश है और KH आपका नियतांक है और P क्या है आंशिक दाब है उस गैस का। अब आंशिक दाब क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि एक द्रव में आपने तीन तीन गैसेज घोली हैं, तीनों गैसेज की वजह से जो टोटल होगा आपका यहाँ पे प्रेशर, सपोज करो 2 atm, तो 2 atm तो तीन गैसेज की वजह से है ना, एक गैस की वजह से तो होगा कुछ 0.5 0.8 0.7 कुछ भी, मतलब तो यहाँ ध्यान रहे कि किसी एक गैस की आप विलयनता पता कर रहे हो तो उसी गैस का यहाँ पे क्या होगा आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा विलयनता उतनी ज्यादा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चल यही बातें मैंने आपको समझाई यहाँ पे। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ चीजें और समझाया, और वो समझाया मैंने ग्राफ। ग्राफ में क्या समझाया कि इस पे आप क्या ले लेना दाब ले लेना यानी आंशिक दाब, और इस पे आप क्या ले लेना मोल अंश ले लेना। जब किसी भी गैस को आप ना क्या करोगे अलग अलग अमाउंट उसका डिजोल्व करते जाओगे अलग अलग दाब पे, तो आप सारे डेटा को जब आप क्या करोगे ऐसे ग्राफ खींचोगे उससे, तो आपको क्या मिलेगा एक सीधी रेखा मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी। और ये सीधी लाइन क्या बताती है, ठीक है, कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है x के। अच्छा इस ग्राफ से जब भी तुम क्या निकालोगे इससे क्या निकालोगे स्लोप निकालोगे, जब भी इससे क्या निकालोगे आप स्लोप निकालोगे, झुकाव निकालोगे, तो वो हमेशा कितना आएगा KH यानी हेनरी कांस्टेंट की बात करेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और क्या बताया है मैंने इसमें, अब ये क्वेश्चन समझाया था आपको, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि N2 गैस 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल क्या होंगे घुलेंगे। अगर N2 का आंशिक दाब इतना है और KH की वैल्यू इतनी है, तो भाई KH की वैल्यू दे रखा है, आंशिक दाब दे रखा है, आपसे मिलीमोल पूछ रहा है किसका नाइट्रोजन का। तो आपने पहले फॉर्मूला लगा दिया, आपने क्या लगाया फॉर्मूला लगा दिया कि भाई फॉर्मूले से तो हमें कम से कम क्या निकल जाएगा मोल अंश तो निकल ही जाएगा नाइट्रोजन का, तो फिर मोल भी देख लेंगे, पहले मोल अंश तो निकाल लें। तो P पता था और KH पता था, इससे हमने डिवाइड करके क्या निकाल लिया मोल अंश निकाल लिया। मोल अंश निकालने के बाद हमें पता है कि मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे बिलियन का मोल रखते हैं। बिलियन का मोल विलेय और विलायक के मोल के बराबर होता है। अब भाई आई बात यहाँ पे कि विलेय और विलायक का मोल कैसे मिले, तो विलेय का मोल ही तो नहीं पता है, तो उसे हम वेरिएबल के तौर पे रहने देंगे, यानी x ले लो कुछ भी ले लो, और विलायक का मोल H2O है। अब विलायक का मोल जब आपका H2O है तो इसकी बात हमें करनी थी। अब इसकी बात करनी है आपको, तो हमने कहा कि पानी का द्रव्यमान कितना दे रखा था, तो इन्होंने कह रहा 1 लीटर में 1 लीटर पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा कि पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होता है, तो इसका मतलब है कि भाई 1 लीटर में 1000 ml और 1000 ml का द्रव्यमान हो जाएगा कितना 1000 ग्राम। अच्छा अब 1000 ग्राम द्रव्यमान हो गया, तो पानी के द्रव्यमान को अगर मैं क्या कर दूं उसके मोलर द्रव्यमान 18 से भाग दे दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे मोल मिल जाएगा, यानी पानी का मोल तो मिल गया। अब पानी का मोल मैंने यहां रख दिया, ठीक है, अब बचा क्या वेरिएबल तो एक ही बचा ना, केवल N2 का मोल ही तो नहीं पता है। और आपको पता है मैथ में कि ये क्या किया जाता है सॉल्व जब हम करेंगे तो एक का निकल जाएगा। लेकिन मैंने ये चीज और आसान की आपके लिए कि भाई ये जो विलेय का द्रव्यमान है यार, विलेय का जो मोल निकल के आएगा वो बहुत छोटा आएगा। विलेय का मोल जब बहुत छोटा आएगा तो आप उसे ना के बराबर समझ सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो हटा दिया, उसे हटा के ये कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया कि भाई ये इसके बराबर है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या मिल गया मोल मिल गए किसके नाइट्रोजन। यही निकालना था। क्लियर है सबको बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सबको समझ आया? अगर बच्चों सबको समझ आया ना तो आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ही हेनरी लॉ आपका खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपके 2 क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आप ना जरूर करना, ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है आप उसे अभी बुक के अंदर का ही, बाहर मत जाना, बुक के अंदर का ही दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना,
ठीक है। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और चीजें सही से रिवाइज करो, और जिन लोगों ने पीछे का अभी कंप्लीट नहीं किया बेटा, बिल्कुल काम पेंडिंग मत छोड़ो, सारा साथ साथ करते चलो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, चलो बाय बाय बच्चों।